कमला देवी की मृत्यु हुए 20 घंटे से ज़्यादा बीत चुके थे। परिवार के सभी लोगों के इकट्ठा होने का इंतज़ार करने में पहले ही एक दिन निकल चुका था। घर के सदस्य ही अलग अलग छितरे पड़े थे। वे एक दूसरे से आंख चुराना चाहते थे। पड़ोसिन सुनीता बोली, कमला अपने बहू बेटों से अलग रहती थी। जब कभी दूसरों से मिलती तो अक्सर कहती, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अपने कामों को खुद भुगतेंगे। मुझे क्या, मेरा गुजारा हो रहा है। मन आया तो पकाया, नहीं तो दूध फल खाकर पड़े रहे। दूसरी पड़ोसिन सरला बोली, बेचारी बहुत दुखी महिला थी, चलो मुक्ति पा गई। सुनीता ने कहा तो सरला बोली, हाँ, मुझसे भी कहती थी कि पूरी जिंदगी एक एक पैसा जोड़ने में अपनी हड्डियां गला दी। आज इसी धन को लेकर बेटी बेटे सभी का आपस में झगड़ा है। सभी को दूसरों की थाली में घी ज़्यादा दिखता है। सोच रही हूँ किसी वृद्धाश्रम में एक कमरा लेकर पड़ी रहूँ। सब लोग मृतदेह को बाहर ले आए। कपड़े में लपेटते समय बड़ी बेटी उठकर आगे आई तो पड़ोसी सुनीता ने उसे रोक दिया। ना, केवल बहुएं ही इस कार्य को करेंगी, बेटियां नहीं। जाओ, कैंची और एक चादर लेकर आओ। चादर की ओट लेकर बहुएं कपड़े काट कर उतारने लगी तो चादर का एक छोर पकड़े दूसरी पड़ोसिन सरला से रहा न गया। उसने कहा, पहले इनके जेवर तो निकाल लो। चादर का दूसरा छोर पकड़ी सुनीता बोली, जेवर तो लगता है पहले ही उतार लिए। क्यों बड़ी बहू, हम क्या जाने, यहाँ तो बड़के जीजी की मर्जी चलती है। माँ के मरते ही पहले गहनों पर ही झपटी। बड़ी बहू दो टुक बात करती है, न किसी बड़े का लिहाज न समय का। सरला ने सुनीता को इशारे से चुप रहने को कहा। उन दोनों को इस घर के सारे राज पता थे। जरा सी तिल्ली दिखाई नहीं कि बम फटेगा। आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू होंगे और अर्थी ले जाने का काम एक तरफ धरा रह जाएगा। कोर्ट कचहरी भी यहीं हो जाएगी। अर्थी विदा हो गई। आंगन से सभी पुरुष सदस्य जा चुके थे। घर की बहुएं साफ सफाई में लग गई। सरला और सुनीता आंगन के एक कोने में पड़ी कुर्सियों पर बैठ गई। सरला अपने आंसुओं को पोंछकर बोली, कमला मुझसे हमेशा कहती थी, क्यों किराए के घर में रहती है, अपना घर बना ले। मैंने भी तो किसी तरह एक कमरे का मकान जोड़ा था। फिर धीरे धीरे कमरे जुड़ते गए और इतना बड़ा घर बन गया। हाँ, मुझे भी समझाती रहती थी कि तेरे पास घर तो है, मगर कुछ पैसे जमा कर और गहने बनवा ले। वक्त बेवक्त यही धन काम आता है। सुनीता बोली, लगता है यही सब अपने बच्चों के दिमाग में भी भरती रहे, तभी तो एक एक पैसे के पीछे इनके घर में उठा पटक होती रहती है। सरला बोली, हाँ सही कह रही हो तुम। याद है पिछले महीने जब पानी की टंकी का पंप खराब हो गया था तो इनके बड़े बेटे ने पानी का टैंकर मंगवाया। जब इन्होंने अपनी काम वाली को उस टैंकर का पानी लेने भेजा तो बहू ने साफ मना कर दिया। अपनी दोनों टंकी फुल करवा ली और उसे टका सा जवाब दे दिया कि हमने अपने पैसों से पानी मंगाया है, कोई खैरात नहीं है। उस दिन यह सब बताते हुए कमला रो पड़ी थी। सुनीता बोली। सरला तुरंत बोल पड़ी, मैंने भी कहा था कि चलो जैसे भी है, तुम्हारे बच्चे हैं, क्यों इस बुढ़ापे में अकेली खटती हो, साथ में रहो। इस पर कमला ने बताया, जब बेटों के साथ में रहती थी तब भी दूध फल सब्जी दालें अपनी तरफ से मंगा कर रखती थी। फिर भी किसी मेहमान को अपने मन से भोजन करने को नहीं कह सकती थी। एक दिन सिलबट्टे पर मसाला पीस रही थी तो मझली ने टोक दिया। मैंने जरा सा डपटा तो बट्टा उठाकर मुझ पे तान दिया। उस दिन से मैंने अपनी रसोई ही अलग कर ली। जब अपने रुपयों का ही खाना है तो क्यों ना चैन से खाऊं। सरला ने आगे कहा, मैंने तो यह सब सुनकर एक दिन कह दिया, कमला देख, मैंने भले ही घर नहीं बनाया मगर अपनी जवानी में मनपसंद खाया भी और पहना भी। बच्चों के लिए जायदाद नहीं जोड़ी बल्कि बच्चों को उच्च शिक्षा दी है। अब वे शहरों में अपना कमा खा रहे हैं। आपस में दोनों भाइयों के प्रेम संबंध बने हुए हैं। हमें तो पेंशन मिलती ही है। जब तक हाथ पैर चलते हैं यही रहेंगे। जब परेशानी होगी उनके पास चले जाएंगे।
तुम्हारे घर में तो यही जोड़ी हुई संपत्ति बच्चों के बीच झगड़े की जड़ बन गई है। यह सुनकर कमला बोल पड़ी थी। तुम ठीक कहती हो सरला बहन, लगता है मेरी परवरिश में कुछ कमी रह गई है। जो इन्हें विरासत में संपत्ति तो मिली पर संस्कार नहीं मिले। आंटी चाय। यह सुनकर दोनों की बातों को विराम लग गया। सामने कमला की भतीजी चाय का जग और गिलास थामे खड़ी थी। दोनों हड़बड़ा कर उठ गई। वे चाय पीने से इनकार कर अपने घरों को चल पड़ी। दोनों पड़ोसिनों के जाते ही घर वाले सक्रिय हो गए। जरा इधर आइए मंजू। राकेश की पत्नी ने उन्हें अंदर के कमरे में चलने को कहा। उन्होंने एक नज़र पुराण श्रोताओं पर डाली, फिर उठकर अंदर अपनी माँ के कमरे में आ गए। अंदर बक्सा, अलमारी व दूसरी चीज़ें उल्टी सीधी बिखरी हुई थी। यह क्या है? वह गुस्से से तमतमाए। बड़की जिज्जी संग ये दोनों मिलकर अलमारी खोलकर 1.5 रुपया खोजती रही, फिर अपना मनपसंद सामान उठाकर ले गई। दीदी अम्मा के पास एक जोड़ी कंगन, एक जोड़ी कान के टोप्स, हार और चांदी की करधनी थी, जिनमें से करधनी तो कल हमें मिल गई, बाकी जेवर बड़की जिज्जी उठा ले गई हैं। यह मीना थी, मंजू की देवरानी। तुमने करधनी कैसे ले ली? जब सांस बीमार थी तब तो झांकने भी ना आई। मंजू उलझ पड़ी। उससे क्या होता है? अम्मा के सामान पर सबका हक है। मीना गुर्राई। सेवा के समय हक नहीं था, मेवा के समय सबको अपना हक याद आ रहा है। मंजू चिल्ला पड़ी। क्या पता तुम क्या क्या पहले ही ले चुकी हो। मीना क्रोधित हो उठी। दोनों को झगड़ता देख राकेश बीच बचाव करते हुए बोले, बाहरी कमरे में बिरादरी जमा है, अंदर तुम लोगों को झगड़ती शर्म नहीं आती? मैं इस कमरे में ताला जड़ देता हूँ। तेरा हवी निबट जाने दो, फिर खोलेंगे। हाँ क्यों नहीं, सैया भय कुतवाल, अब डर काहे का? चाबी जब अपनी अंटी में ही खोस लोगे तो रात बिरात कुछ भी हड़प लोगे। मीना जब भी मुंह खोलती है जहर ही उगलती है। तुम दोनों को जो करना है करो, मुझे बीच में मत घसीटो। यह कहकर राकेश उल्टे पांव बैठकी में लौट आए। उन दोनों के बीच बड़ी बहू छाया कूद पड़ी। हम बड़ी हैं, पहले हमारा हक है, फिर तुम दोनों का। ये जिज्जी को क्या पड़ी है मायके में आकर दखल देने की? क्या पता, वह तो सबसे तेज निकली। जब तक हम तुलसी बटोरने गए उतनी देर में जिज्जी अम्मा के बदन और अलमारी दोनों में हाथ साफ कर गई। मंजू बोली, तुम दोनों आपस में बंदर की तरह लड़ती रहो, इसी का वे हमेशा बिल्ली की तरह फ़ायदा उठाती रही हैं। वे तो हमेशा से अम्मा को भड़काकर अपना माल बटोर कर चल देती थी। तुम दोनों घर बैठ बुराई कर माल पुए उड़ाने में लगी रही। अब देखो, तुम दोनों की नाक के नीचे से जेबर उठा ले गई। तुम अब भी आपस में ही भिड़ी हो। छाया डपट कर बोली, जब तुम इतनी सयानी थी तो पहले क्यों नहीं बोली? मीना गुस्से से बोली, क्या कहें, तुम लोग अपने को किसी से कम समझती हो क्या? कुछ बोलो तो बुरे बनो। जब किसी को कुछ सुनना ही नहीं था तो कहे किससे? हमने तो जिज्जी को कभी मुंह लगाया ही नहीं, इसी से हमें बदनाम करती रही। वे करते रहो, क्या फ़र्क पड़ गया? तुम दोनों तो उनकी खूब सेवा में लगी रही, तो तुम्हें कौन सा मेडल पहना गई? अम्मा तुमसे हमेशा नाराज़ क्यों रहती थी? मंजू ने पूछा। हम जिज्जी की हरकतों पर अपनी शादी के पहले दिन से ही नज़र रखे हुए थे। जब ससुर जी चल बसे तब मुश्किल से 6 महीने हुए थे हमारे विवाह को। तब भी बड़की जिज्जी शोक के समय अम्मा के बक्से पर नज़रें रखा कर बैठी थी। 6 महीने बाद जब अम्मा को जेवर का होश आया तो पता चला नथ, मांग टीका, मंगलसूत्र, पायल, बिछिया सब जिज्जी उठा ले गई। हैं? ऐसे कैसे उठा कर ले गई? मीना बोली। यही अम्मा ने पूछा तो बोल पड़ी, अब तो पिताजी रहे नहीं, तुम अब ये सुहागन चिन्ह पहन नहीं सकती। इसे मैं अपनी बिटिया की शादी में उसे नानी की तरफ से दे दूंगी, तुम्हारा नाम भी हो जाएगा। हम वही खड़े थे। हमसे बोली, जाओ चाय बना लाओ बढ़िया सी। हमारी पीठ पीछे अम्मा को भड़का कर बोली, बड़ी मनहूस बहू है तुम्हारी। आते ही ससुर को खा गई। बस उस दिन से अम्मा ने मन में गांठ बांध ली, जो वो जीते जी खोल ना पाई।
अब क्या फ़ायदा इन सब बातों का। इस कमरे में भी ताला डालो या ना डालो, जीजी तो पहले ही डकैती डालकर चलती बनी। जरा बाहर जाकर देखो, लोगों के आगे कैसे रोने धोने का नाटक कर रही है। मीना तिलमिलाई। बड़की जिज्जी से जुड़े ये शब्द बाहर बैठकी में बैठी बड़की के कानों से टकरा रहे थे। वे सोच रही थी कब गरुड़ पुराण की कथा को पंडित जी विराम दे और वे लपक कर बहुओं के बीच उनको धमकाने पहुंच जाए। बड़की ने चोर नज़रों से सुनीता और सरला पर नज़र डाली। उसे लगा कहीं अंदर की आवाज़ें इन्होंने तो नहीं सुन ली। वे दोनों कथा की समाप्ति पर जैसे ही उठ खड़ी हुई, वह लपक कर उनके पास पहुंच गई। अरे बैठो ना चाची, तुम्हें देखकर अम्मा की याद ताज़ा हो जाती है। आप दोनों तो अम्मा की खास सहेलियाँ रही हो। बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। यह कहकर बड़की ने उन्हें ज़बरदस्ती बैठने पर मजबूर कर दिया। सुन बिटिया, हम तेरे कहने से कुछ देर बैठ जाती हैं, मगर चाय नहीं पियेंगे। मृतक परिवार में तेरहवीं से पहले वे जलपान का परहेज करने के लिहाज से बोली। अच्छा रुको, मैं फल काट कर लाती हूँ। उसने एक नज़र अपने भाई के सामने रख रिवाजानुसार लोगों द्वारा लाए फलों के ढेर की तरफ देखकर कहा, अरे बैठ ना तू भी, अब 2 दिनों बाद तेरहवीं हो जाएगी, फिर हम यहाँ बैठने तो आएंगे नहीं। कमला की याद खींच लाती है, इसीलिए रोज ही चले आते हैं। सरला ने बड़की का हाथ पकड़कर बैठा लिया। बड़की ने इधर उधर ताका, उसे अपनी भाभियाँ नज़र नहीं आई। बैठकी से सभी उठकर बाहर चले गए थे। सिर्फ बड़ा भाई कोने में जलते दीपक की लौ ठीक करने में लगा हुआ था। फिर अपने ज़मीन में लगे बिस्तर में दुबक गया। उसे तेरहवीं तक अपने निर्धारित जगह में रहने का निर्देश मिला था। बड़की उन दोनों महिलाओं के पास सरक आई और कहने लगी, अब आपसे क्या छिपा है चाची, इन बहू बेटों की वजह से मेरी माँ का जीवन कितना दुश्वार हो गया था। यह भाई जो अभी बगुला भगत बन बैठा है ना, पूरा जोरू का गुलाम है। अपनी औरत से पूछे बिना लघु शंका भी ना जाए। इसकी औरत बिल्कुल बेकार है। ऐसा शब्द बाण छोड़ती है कि बिच्छू का डंक भी फीका हो। अम्मा को तो वर्षों हो गए इनसे अबूला किए हुए। फिर उठकर बड़की बैठकी के दरवाजे तक आकर झाँक आई कि कहीं कोई कान लगाकर सुनता ना हो। फिर पास बैठकर फुसफुसाई, यह तो मंझला पुलिस में है, उसकी बीवी तो अपने आप को घर में दरोगा से कम नहीं समझती है। गाली गलौज और मारपीट सब हो चुकी है उसकी अम्मा से। हमारे पिताजी जल्दी चले गए, वरना वे सुधार कर रखते सबको। फिर इधर उधर नजरें घुमाई। उसने देखा बड़े भाई के खराटे गूंजने लगे हैं, तो फिर अपनी आवाज़ का सुर थोड़ा बढ़ा कर बोली, छोटे बेटे से तो ज़्यादा ही लगाव रहा है अम्मा का। हर समय छोटा है, अभी सुधर जाएगा कहती रही, मगर हुआ क्या? शादी करते ही सबसे पहले उसने अपनी गृहस्थी अलग कर ली। मझली को अम्मा ने ही अलग कर दिया था, वही रोज रोज की मारपीट धमकियों से तंग आकर। बड़ी साथ में रही भी तो इतने खुरपेन जानती थी कि रोटी का एक निवाला तोड़ना दुभर हो गया था अम्मा का। फिर तो खुद ही अपनी रसोई अलग कर ली अम्मा ने। हाँ, मुझे सब पता है, तभी तो मैंने कमला को समझाया था कि तू बेटी के घर चली जा रहने को, उसे ही खर्चा पानी देती रहे ना। तभी तो वह कुछ महीने के लिए तेरे घर चली गई थी। सरला बोली, अरे वहाँ भी ना मन लगा अम्मा का, हर समय यही कहेगी, एक एक ईंट जोड़कर घर बनाया है। आज मैं कुत्ते की तरह दूसरों के दरवाजे पर पड़ी हूँ, वहाँ से भी लौट आई। बड़की ने सफाई पेश की। तभी राकेश कमरे में दाखिल हुआ तो बड़की बड़े प्रेम से बोली, चाची तुम लोग अभी बैठो, मैं ज़रा भाइयों के लिए फल काट कर ले आऊँ। इन्हें तो 12 दिनों तक एक ही समय भोजन करना है ना। नहीं नहीं, दोनों ने एक साथ कहा और घर से बाहर को चल दी। शाम को एक नया नाटक शुरू हो गया। सुनो मनीष, अम्मा के हिस्से के खेत के कागज़ नहीं मिल रहे हैं, तो तुमने संभाले क्या? ये राजेश थे, राकेश के बड़े भाई। अरे इसी ने छिपा के रखे होंगे, सोचता होगा कि मैं तो पुलिस में हूँ, कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा। अब छोटा भाई मनीष भी ताल ठोक कर लड़ाई के मैदान में कूद पड़ा। अम्मा की ज़मीन में मेरा भी हिस्सा लगेगा, तुम तीनों अकेले हजम करने की ना सोच लेना।
बड़की जिज्जी भी तुरंत बोल पड़ी, ऐसे भले ही कम सुनती हो, मगर जमीन जायदाद रुपयों पैसों की बात तुरंत सुनाई पड़ जाती है। तुम्हें तो अम्मा पहले ही खेत में हिस्सा दे चुकी हैं, अब दोबारा क्यों? राजेश चीखे। मैं कुछ नहीं जानती। अगर हमें हिस्सा ना मिला तो मैं कोर्ट कचहरी करने से पीछे ना हटूंगी। मैं इकलौती बहन हूँ, मुझे ही तुम लोग मायके में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। 2-4 होती तो क्या करते? तुम अकेले ही 10 के बराबर हो। 10 को विदा करना आसान है, मगर तेरी विदाई न जाने कब होगी। जेवर सब में सेंध लगाकर भी तुझे चैन कहाँ? यह सुनकर बड़की क्रोध में आ गई। थोड़ी देर में ही घर कुरुक्षेत्र के मैदान में तब्दील हो गया। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगने लगे। अरे कुछ तो शर्म करो। तुम्हारी माँ ने क्या यही सोचकर धन इकट्ठा किया था कि तुम लोग धन के लिए एक दूसरे के शत्रु बन जाओ? अभी तो 13 दिन भी नहीं हुए हैं। पड़ोसी बुजुर्ग महिला सुनीता ने आकर सबको शांत किया। सब आपस में अबोला कर शांत बैठ गए, समाज को दिखाने के लिए। दूसरे दिन कमला के घर से लौटती सुनीता और सरला को मंजू ने बाहर गेट के पास रोक लिया। चाची, देखा ना आपने, कैसी संतानें हैं इनकी। अरे अम्मा तो हमेशा हम बहुओं को ही कोसती रही कि कैसे घर की हैं, कैसे संस्कार दिए तुम्हारे माँ बाप ने। अब देख लो इनकी संस्कारी औलादों को। अरे चाची, हम बहुएं रुपये गहनों को लेकर झगड़ पड़े तो समझ आती है बात, मगर ये लोग तो एक ही माँ की औलाद हैं, भाई बहन हैं। एक दूसरे के कंधे पर सिर रख कर रोने के बजाय माँ के मरते ही बैठकर रुपयों पैसों की लूट में जुट गए। हाँ, कल रात को हल्ला गुल्ला सुनकर मैं भागकर आई थी, सुनीता ने सरला को बताया। मेरी शादी भी इसी लालच में की थी कि खूब दहेज मिलेगा। मेरे पिता तो दरोगा थे उस समय। बड़की जिज्जी की ससुराल से रिश्तेदारी है हमारी। एक बार मेरे पिताजी जुए के अड्डे से छापा मारकर लौट रहे थे। मूसलाधार बारिश में उनकी जीप पानी के गड्ढे में फंसकर बंद हो गई। एक जीप तो आगे थाने को ही निकल गई, जिसमें जुआरी थे। पिताजी के पास रुपयों से भरा बैग और एक सिपाही ही रह गया। दूसरा मैकेनिक को लेने चला गया। पिताजी को याद आया कि यह घर तो 2 फलांग ही दूर पर ही है, तो वे सिपाही को गाड़ी के पास छोड़कर यहाँ चले आए कि गाड़ी ठीक हो जाए तो चल पड़ेंगे। जानती हो चाची फिर क्या हुआ? हाँ, याद आया। जब राकेश पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था तभी उसकी शादी तय कर दी थी, सरला बोली। हाँ चाची, तुम्हारी याददाश्त बहुत तेज है। उस समय पिताजी और बैग दोनों ही बुरी तरह से भीगे हुए थे। पिताजी ने अपने को तौलिए से पोंछकर जब बैग खोलकर देखा तो सारे नोट भीग गए थे। पिताजी ने तुरंत बैठकी के गद्दे में नोट बिछा दिए और नोट सुखाने को पंखा चला दिया। पता है कितने रुपए थे? नहीं, यह बात तो नहीं पता हमें। सुनीता जानने को बेताब थे। 1,10,000 के लगभग। इन सब की तो आंखें खुली की खुली ही रह गई। सोचा पुलिस की नौकरी में तो नोट ही नोट हैं। पिताजी ने बताया था कि ये रुपए थाने में जमा करने के लिए हैं, मगर इन्हें लगा कि यह सब ऊपरी कमाई के हैं। अपने बेटे की शादी उसी दिन मेरे साथ तय कर दी, जिससे मेडिकल इंटरव्यू में सहूलियत मिल जाए और दूसरी शादी में तगड़ा दहेज भी। अरे चाची, मुझे भी इन लोगों ने खूब सुनाया है। क्या लाई कैसा लाई, हमारी खातिरदारी ठीक से नहीं हुई है। बहुत सुना मैंने भी। जब एक दिन मेरे पिताजी का नाम लेकर अम्मा बोली कि तेरे बाप ने तो कोरी लड़की विदा कर दी, बस उसी दिन से मैंने भी लिहाज करना छोड़ दिया। मैंने कह दिया, तुम्हारी बिटिया की तरह नहीं हूँ कि हर सामान के लिए मायके में कटोरा लेकर खड़ी हो जाऊँ। जितनी मेरे आदमी की कमाई है उसी में घर चलाना जानती हूँ। बस चिढ़कर मेरा चूल्हा अलग कर दिया, मेरी भी जान छूटी। तभी सामने से बड़ी बहू छाया को आते देख मंजू वहाँ से खिसक ली। क्या सुना रही थी मंजू? कल रात का किस्सा? आते ही उसने पूछा। नहीं, पुरानी यादें ताज़ा कर गई, सरला व्यंग्य से बोली। देखा ना चाची, जरा सी जमीन जायदाद के लिए इतना झगड़ा। मेरे मायके में तो यहाँ से 10 गुना ज़्यादा जायदाद है। माँ पिताजी अब रहे नहीं। हमारे पिताजी हमें कुछ जमीन जायदाद तो दे नहीं गए।
हमारी अम्मा भी यही बोली थी कि तुम्हारा हिस्सा तुम्हारी शादी में खर्च हो गया। पिछले साल तो हम दो बहनों ने सोचा कि चलो अब कानून भी बन गया है, पिताजी वसीयत नहीं कर कर गए हैं तो अपने मायके से कुछ कोर्ट में अर्जी लगा कर ही ले लें। केवल सोचा था, किया नहीं था। जानती है क्या हुआ था तब चाची? नहीं, दोनों बोल पड़ी। अरे इस बड़की जो अपनी माँ के मरे 10 दिन में ही चीख चीख कर कोर्ट कचहरी करने की बात कर रही है। हम बहनों की चुगली सब जगह लगा दी। हमारे भाइयों तक बात पहुँच गई। हमारे मायके से संबंध भी खराब हो गए और मिला भी कुछ नहीं। यहाँ भी आकर 100 बात सुना गई कि हमारे माँ बाप खानदान का नाम डूब जाएगा जब इस घर की औरतें कोर्ट में खड़ी हो जाएंगी। मेरे आदमी को भी जोरू का गुलाम और न जाने क्या क्या कह कर भड़काया। गुस्से में आकर इन्होंने मेरा सिर दीवार में पटक दिया था। यह देखो, यहाँ 3 टाके लगे हैं। अब अपनी बहन का सिर फोड़ कर दिखाए। अब इनके खानदान की इज्जत में दाग नहीं लग रहा? ठीक कहती हो बहन, यह बहुत ही शातिर औरत हैं। अपनी बारी आते ही गिरगिट की तरह रंग बदल लेती हैं। मेरी शादी की शॉपिंग में क्या किया पता है? बहू मीना कब इस बातचीत के बीच में शामिल हो गई, उन्हें भान ही नहीं हुआ। तुम तो चूल्हे में दूध उबाल रही थी, गैस बंद कर दी? छाया ने पूछा। हाँ, बंद करके आई हूँ। हाँ, तो मैं क्या सुना रही थी? मीना ने पूछा। शादी की शॉपिंग बता रही थी ना? सरला जानने की गरज से बोली। मेरे आदमी की कोई खास कमाई तो नहीं थी दुकान से। नई नई दुकान होने के कारण शादी का खर्चा भी घर में नहीं दे सकती। अम्मा ने जिज्जी से ही सारी शॉपिंग करवाई। मुझ पर और मंजू पर भरोसा ही कहाँ था अम्मा को। अपनी बेटी को ही रुपए पकड़ाती थी, ये ले आना वो ले आना। जिज्जी ही तो भड़का के रखती थी कि बहुएं पैसे मार लेंगी। अब देख लो हरिश्चंद्र भाई और बहन को। छाया बीच में बोल पड़ी। अरे मेरी पूरी बात तो सुनो। मेरे शादी में गिनी चुनी 7 साड़ियाँ ससुराल से मिली। उनमें से भी 2 साड़ियों में मैंने फॉल के पास जंग लगा देखा, जैसे लोहे के बक्से में साड़ी रखने से लग जाता है। मैंने सभी से कहा, ये साड़ियाँ पुरानी दे दी है दुकानदार ने, इसे बदलवा दो। जिज्जी ने तुरंत कहा, अब तो महीना भर हो गया, अब दुकानदार ना बदलेगा। बाद में मैं खुद दुकानदार से बात की तो वह हंसने लगा और बोला, बहन जी इतनी बड़ी मेरी दुकान है, मैं पुरानी साड़ी नहीं बेचता हूँ। अब मुझे समझ आ गया कि साड़ी जिज्जी ने ही बदली थी, तभी दोबारा दुकान जाने को तैयार नहीं हुई। मीना गुस्से से बोली। हाँ, तेरी शादी की साड़ी की बात तो मुझे भी अच्छे से याद है। मैं भी हैरान हो गई थी कि जिज्जी शॉपिंग में कैसे ठग गई। छाया हंसने लगी। तूने गलती की, जब पता चल ही गया था तो साड़ी लाकर सीजी के मुंह पर दे मारती। हम तो शुरू से ही लिहाज ही करते रह गए। उसी का नतीजा है कि आज भी हमारी छाती में मूंग दलने को बैठी है। मीना ने मुंह बनाया। मूंग से याद आया, कल के लिए उड़द भिगोनी है। अच्छा चाची, कल तेरहवीं के भोज में जरूर आना, कहकर दोनों भीतर चली गई। दिन का भोज खत्म होते ही बेटों ने तुरंत टेंट समेट लिया, लोगों को हाथ जोड़कर विदा कर दिया। फिर से इकट्ठे होकर सभी हिसाब लगाने में जुट गए। कितना खर्चा हो गया और कितना अभी वार्षिक श्राद्ध में करना बाकी है। राजेश कहने लगे, 2 बार मैंने माँ को हॉस्पिटल में भर्ती किया था, उस हिसाब को भी इसमें जोड़ो। यह हिसाब छोड़ो, पहले जो ज़मीन बची है उसे बेचकर मेरा हिस्सा अलग करो। ज़मीन का हिसाब बाद में, अभी इन 13 दिनों का हिसाब पहले करो। सबसे ज़्यादा मेरे रुपए खर्च हुए हैं, लाओ मुझे दो, मैं सारा हिसाब लिख कर बताता हूँ। राकेश हाथ में कागज पेन लेकर खड़े हो गए। तुम तो रहने ही दो, पुलिस में होना, कुछ भी उल्टी सीधी रिपोर्ट बनाने में माहिर। मैं यह हिसाब किताब कुछ नहीं जानती, मुझे हिस्सा दो बस। फिर वही झगड़ा, वही जमीन जायदाद को लेकर हंगामा शुरू हो गया। इससे पहले हाथापाई पर बात पहुंचती, बड़ी बहू के तानों से विराम लग गया। मैं तो कहती हूँ अम्मा जी और पिताजी रहते तो यह सब देखते सुनते। मैंने तो खूब ताने सुने, सास ससुर ननंद देवर सभी के मुख से। हमेशा मेरे माँ बाप को कोसा गया, कभी दहेज को लेकर, कभी मेरे चाल चलन को लेकर। अब दोनों सास ससुर मिलकर देखें अपने औलादों को और उनके चाल चलन को भी। तुम्हारे खानदान से तो लाख गुना बेहतर हमारा खानदान है। तुम हमारे माँ बाप तक कैसे पहुँच गई?
बड़की चीखी। तुम लोगों के लक्षण ही ऐसे हैं जो माँ बाप की परवरिश को बट्टा लगा रहे हो। यह मंजू थी। अब लड़ाई चारों महिलाओं के बीच शुरू हो गई। तभी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राकेश शास्त्री खाई में गिरी बस दुर्घटना की खबर मिलते ही दुर्घटना स्थल को रवाना हो गए। बस रात में 12 से 2 बजे के बीच दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। इस समय सुबह के 5 बज रहे थे। अप्रैल के महीने में सुबह का हल्का सा उजाला भर दिख रहा था। रात भर हुई बारिश से इस पहाड़ी रास्ते में जगह जगह चट्टान और मलबे के ढेर ने रुकावट डाल रखी थी। हर आधे घंटे की चढ़ाई के बाद जीप को रोकना पड़ता था। 7 बजे तक जीप दुर्घटना स्थल तक पहुंची। चारों तरफ चीख पुकार, भीड़ और अफरा तफरी का माहौल था। कुछ स्वयंसेवी संगठन राहत बचाव कार्यों में मुस्तैदी से डटे थे। बचाओ, मार डाला का आवाज गूंज उठा था। राकेश ने आवाज की ओर सिर घुमाया तो सामने से 2 युवाओं को तेजी से भागते हुए देखा। रुक बे, इधर आ, कहाँ भागे जा रहे हो? राकेश चीखा। साहिब, मेरी माई को पानी चाहिए, वही लावे जात हैं। उनमें से एक युवक हड़बड़ा कर बोला। झोले में क्या है? माई का सामान है, इधर दिखा बे। झोले को उनके हाथों से छीनते हुए राकेश को माजरा समझते देर ना लगी। दोनों युवकों ने फिर उल्टी दिशा में दौड़ लगानी चाहिए, मगर राकेश ने दबोच लिया। झोले को पलटते ही उसमें से कटी हुई उंगलियां, सोने की चूड़ियां, मंगलसूत्र, पाजेब आदि जेवर बिखर गए। आदमखोर हो क्या? ये उंगलियां क्यों काटी? राकेश ने घुड़का। अंगूठी अंगुली में फंसी हुई थी, निकली नहीं तो काटनी पड़ी। चल तेरी भी खाल निकलवाता हूँ, कहकर राकेश ने उनके हाथ बांधे। अरे साहब, इन जैसे लुटेरे तो जहाँ एक्सीडेंट की खबर सुनते हैं तुरंत घायलों व मुर्दों को नोचने खसोटने को दौड़ जाते हैं। अभी यहाँ इनके और भी साथी भीड़ में छिपे होंगे। सिपाही उन दोनों को जीप के अंदर धकेलते हुए बोला। मारो सालों को, अभी सब उगलेंगे। मैं नीचे घटना स्थल का मुआयना करके आता हूँ। अपने साथ 4 सिपाहियों को लेकर राकेश तेजी से चल पड़े। शाम के 6 बजे तक सभी घायलों और मृतकों को बरामद कर लिया गया। एक बार फिर से सारी झाड़ियों का मुआयना कर लो, कोई जीवित या मृत छूटना नहीं चाहिए। इस इलाके में बहुत गिद्ध हैं, सुनसान होते ही मांस नोचने को टूट पड़ेंगे। राकेश ने दूर पेड़ों की फुनगियों में बैठे गिद्धों को देखकर कहा। शाम तक सब इंस्पेक्टर भी पहुंच गए। क्या प्रोग्रेस है राकेश? साहब, बारात की बस थी, इसमें से 40 लोग सवार थे, जिनमें से 6 मृत और 4 गंभीर घायलावस्था में अस्पताल को रवाना कर दिए गए हैं। बाकी सभी को प्राथमिक चिकित्सा कर उनके घर को भेज दिए गए हैं। ये वो 4 लुटेरे हैं जो मृतकों के शरीर को गिद्धों की तरह नोचते खसोटते हुए मौकाए वारदात से पकड़े गए हैं। राकेश ने अपनी जीप की तरफ इशारा कर कर बताया। इन सब कार्यवाही में बहुत समय लग गया। राकेश को घर पहुंचने में रात हो गई थी। रात गहर आ गई। आंगन में खटिया डाले राकेश को देर रात तक नींद ही नहीं आई। एक झपकी सी आई थी कि लगा किसी ने फिर उठा दिया। जल्दी जग्गो, पास की जंगल में बस पलट गई है। चारों तरफ चीख पुकार मची थी। एक बुढ़िया जोर जोर से चीख रही थी, बचाओ बचाओ। उसने पलट कर देखा। बुढ़िया को गिद्ध नोच नोच कर खा रहे थे। कोई उसके गले पे चिपका है, कोई कान पे। वो गिद्ध भगाने को डंडा खोजने लगा। बुढ़िया का चेहरा माँ का जैसा दिख रहा था। उसने चीखना शुरू कर दिया, अम्मा अम्मा। अचानक उस गिद्धों में जाने पहचाने चेहरे दिखने लगे। उसके भाई भाभी, बहन, पत्नी, अन्य परिवारजन। वह पसीने से तरबतर हो उठा। उसकी नींद पूरी तरह से खुल चुकी थी। सब उसे घेर कर खड़े थे। बुरा सपना देखा? अम्मा दिखी क्या? कुछ मांग तो नहीं कर रही? कुछ कमी रह गई हो तो ऐसे ही सपने आते हैं। जितने मुंह उतनी ही बातें। जीते जी तो अम्मा को किसी ने पानी भी ना पूछा। वे अपनी अलग रसोई बनाती खाती रही। अब उन्हीं के रुपयों से पंडित को सारी सुख सुविधा की वस्तुएं दान भी कर दो तो क्या फ़ायदा। अब जब अम्मा की मृत्यु हो गई तब भी चैन कहाँ है सबको। अब उनके सामान को लेकर छीना झपटी मची हुई है। तुम लोग भी किसी गिद्ध से कम हो क्या? तुम सब तो जीते जी अम्मा का खून तो पीते ही रहे। अब मरने पर उनकी बची संपदा की लूट खसोट में लगे हो। जाओ यहाँ से, मुझे सब समझ आ गया है। वैसे तुमसे अच्छे तो वे गिद्ध हैं जो मरे सड़े को खाकर वातावरण को स्वच्छ करने में अपना योगदान देते हैं। वे लुटेरे भी कई गुना बेहतर हैं जो अनजान को लूट कर
अपने परिवार को पालते हैं। तुम लोग तो उनमें से अधिक गिरे हुए हैं जो अपने ही सगी माँ को लूट कर खा गए। हट जाओ मेरे आगे से, कहकर राकेश अपना मुंह ढाँप कर बिस्तर पर पड़ गया और सभी एकदम शांत हो गए, मानो पहली बार किसी ने उन सभी को बुद्धि दे दी। अपना सा मुँह लिए सभी अपने अपने रास्ते हो लिए।